हेलो दोस्तों, तो फिर उसी एनर्जी और जोश के साथ आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो कल क्लास हमारी वोकेबलरी सीरीज 4 कंप्लीट हो चुकी थी। आज वोकेबलरी सीरीज 5 में हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए आइडियम्स और फ्रेजेस दोनों में अंतर बताऊँगा, और आइडियम्स क्या होता है, फ्रेजेस क्या होती है, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। ठीक है, तो फिर बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फ्रेज का मतलब बताता हूँ, फ्रेज क्या होती है। उसके बाद मैं आपको आइडियम्स का मतलब बताता हूँ, ठीक है, उसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आपको यदि ये पता हो कि आइडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, तो फिर आपको लर्न करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चूँकि लर्न तो मैं क्लास में ही करवाऊँगा। तो सबसे पहले इनका मीनिंग जानते हैं कि आइडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती है, फिर ठीक है इसको पढ़ाना चालू करते हैं। आज चूँकि मैं आपको आइडियम्स फ्रेजेस में 22 आइडियम्स फ्रेजेस करवाऊंगा, फिर अगली क्लास में फिर और बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग 22 आइडियम्स फ्रेजेस कंप्लीट करेंगे और आइडियम्स और फ्रेजेस में अंतर जानेंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्रेज क्या होती हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट, मतलब ऐसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ऐसा शब्दों का समूह, ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन वह कंप्लीट ना हो। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह जिसका कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन वह कंप्लीट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेजेस। एग्जाम्पल सबसे पहले है आफ्टर द सनसेट, मतलब सूरज उगने के बाद। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ आफ्टर द सनसेट, मतलब सूरज उगने के बाद। सूरज उगने के बाद क्या, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अधूरा है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फ्रेजेस। यह एक फ्रेज दी हुई है, आफ्टर द सनसेट, सूरज उगने के बाद। तो सूरज उगने के बाद क्या, मतलब ये सेंटेंस अधूरा है, इसलिए जो सेंटेंस अधूरा हो उसे बोलते हैं फ्रेजेस, और जो सेंटेंस कंप्लीट है उसे बोलते हैं सेंटेंस। जैसे मैं यदि इसी को बोलूं, जैसे आई ठीक है, जैसे मैं इसी को बोलूं, आई केम टू दिल्ली। ठीक है, जैसे इसी सेंटेंस को मैं बोलूं, आई केम टू दिल्ली आफ्टर द सनसेट, जैसे कि मैं सूरज उगने के बाद दिल्ली आया। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, आई केम टू दिल्ली आफ्टर द सनसेट, मैं सूरज उगने के बाद दिल्ली आया। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है क्योंकि मैंने इसे समझा दिया है, आई केम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया कब, सूरज उगने के बाद, मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट है। जो कंप्लीट है उस पूरे को बोलते हैं सेंटेंस, और जो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, जैसे आप आफ्टर द सनसेट, सूरज उगने के बाद क्या, ये इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट हो उसे बोलते हैं फ्रेज या फ्रेजेस, और जो कंप्लीट है उसे बोलते हैं सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या क्या रखा हुआ है, क्या, मतलब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट है वह क्या है, फ्रेजेस। ऑन द टेबल एक वर्ड है, एक ठीक है ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, जो क्या है, फ्रेजेस है। अ कूल आफ्टरनून, मतलब एक ठंडी, ठीक है, अ कूल आफ्टरनून मतलब एक ठंडी, ठीक है, ठंडी सुबह, एक ठंडी सुबह, क्या एक ठंडी, कुछ बताया है, मतलब ये इनकम्प्लीट है, फ्रेजेस है। अ कूल आफ्टरनून मतलब फ्रेज है, ठीक है, इनकम्प्लीट है जो सीधी बात। इस पूरे का फ्रेज मतलब फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है, फिर मैं आपको आइडियम्स बताता हूँ। फ्रेजेस, जो सेंटेंस इनकम्प्लीट है वह क्या है, फ्रेज। जो सेंटेंस कंप्लीट है वह पूरा क्या है, सेंटेंस। अब आते हैं आइडियम्स पर। आइडियम्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इंडिविजुअली, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऐसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड जिसे यदि इकट्ठा लिया जाए तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, लेकिन यदि उसे अलग अलग सेपरेट लें तो उसका मीनिंग अलग अलग निकलता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड जिसे यदि इकट्ठा लें
तो उसका मीनिंग अलग अलग निकलेगा, और जिसे यदि अलग अलग लें तोड़ तोड़ के तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा। एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, ठीक है, एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। यहाँ ठीक है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, जैसे है कैट्स एंड डॉग। यदि आप कैट्स एंड डॉग इस पूरे कैट्स एंड डॉग्स को लेते हैं तो इसका मीनिंग निकलेगा, एक यह है एक फ्रेज, इसका मीनिंग निकलेगा मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश होना। यदि आप पूरे को लेते हैं कैट्स एंड डॉग्स को तो इसका मीनिंग निकलेगा मूसलाधार, इसका अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक है, मूसलाधार बारिश होना है, बहुत तेजी से बारिश होना। लेकिन यदि आप इसको अलग अलग लेते हैं, जैसे कैट्स अलग डॉग्स अलग, तो इसका मीनिंग अलग निकलेगा। देखिए, इट इज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है बिल्ली और कुत्तों की, यदि इसको अलग अलग ले तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इट इज रेनिंग, यहाँ वर्षा हो रही है बिल्ली और कुत्तों की, बिल्ली और कुत्तों की, मतलब इनको अलग अलग लें तो इनका मीनिंग अलग निकल रहा है। लेकिन यदि इनको सेपरेट इकट्ठा करके लें तो इनका मीनिंग अलग निकलेगा। जैसे कैट्स एंड डॉग पूरे को लें, इसका मतलब है बहुत तेजी से बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। यदि अलग अलग लें तो इनका मतलब क्या निकलेगा, बिल्ली और कुत्ता, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑन द वेल। यदि आप द राइटिंग ऑन द वेल इस पूरे को इकट्ठा लेते हैं तो इसका मतलब है किसी के साथ कुछ बुरी घटना होना, या किसी के साथ कुछ बुरा घटित होने वाला हो, ठीक है, किसी के साथ कुछ बुरा घटने वाला हो, या ठीक है बुरा घटित होना। इस पूरे को लें तो इसका मतलब होता है किसी के साथ कुछ बुरा घटना। लेकिन यदि आप इसको अलग अलग लें तो द राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब यदि ठीक है राइटिंग अलग लें, ऑन द वॉल अलग लें, तो इसका मतलब निकलेगा दीवार पर लिखना। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑन द वेल, मैं नहीं समझ सका दीवार पर लिखना। यदि इसको अलग अलग लेते हैं तो क्या निकलेगा, दीवार पर लिखना। इस पूरे को लेते हैं तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑन द वेल, ठीक है, वह नहीं समझ सका कि उसके साथ कुछ घटने वाला है। पूरे को लेते हैं तो क्या मतलब है, किसी के साथ कुछ घटने वाला है, तो वह नहीं समझ सका कि उसके साथ कुछ घटने वाला है। एक है रेड लेटर डे, यदि इसको अलग अलग लें तो लाल पत्र दिन, ठीक है, रेड लेटर डे मतलब लाल पत्र का दिन। इसको अलग अलग लें तो रेड में लाल, लेटर में अलग, डे में दिन, ठीक है, लाल पत्र का दिन अलग अलग ले तो इसका मीनिंग अलग निकल रहा है। लेकिन यदि इसको सेपरेट लें इकट्ठा, रेड लेटर डे, इस पूरे को यदि इकट्ठा लें तो इस पूरे को यदि इकट्ठा लें तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ठीक, एन इम्पोर्टेंट डे। इस पूरे को इकट्ठा लें तो इसका मतलब एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। इस पूरे का यदि इकट्ठा लें तो इसका मतलब लेगा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। मैं आपको ये जब ऑडियंस फ्रेजेस चालू करवाऊंगा, क्योंकि सबसे पहला सेंटेंस यही है, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसी से लिया है। तो यदि इकट्ठा लें तो उसका मीनिंग अलग, और यदि उसको सेपरेट अलग अलग लें तो उसका मीनिंग अलग। इसे क्या बोलते हैं, आइडियम्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि आइडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आइडियम्स, फ्रेजेस और सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले फ्रेजेस, फ्रेजेस जो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अधूरा है, उसका मीनिंग पूरा नहीं है, वह क्या है, फ्रेजेस। और वह सेंटेंस जो कंप्लीट है, जिसका अर्थ कंप्लीट है और जो मीनिंग पूरा पूरा दे रहा है, वह क्या है, एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। और एक ऐसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ऐसा शब्दों का समूह जिसे यदि इकट्ठा लिया जाए तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, और जिसे यदि एक साथ लिया जाए तो उसका मीनिंग अलग निकलता है। जैसे ठीक है, जैसे कैट्स एंड डॉग, यदि कैट्स एंड डॉग को इकट्ठा लें तो इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश या बहुत तेज बारिश होना। लेकिन यदि कैट्स को अलग लें, डॉग्स को अलग लें, तो इसका मतलब होता है कुत्ता और बिल्ली। जैसे ठीक है, रेड लेटर डे, यदि रेड लेटर डे को अलग अलग लें तो इसका मतलब क्या निकलेगा, रेड में लाल, लेटर में पत्र, डे में दिन, लाल पत्र का दिन। लेकिन यदि इसे सेपरेट लें तो इसका मतलब होता है रेड लेटर डे, मतलब एक महत्वपूर्ण दिन, वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो आपको मुझे उम्मीद है तीनों में कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो फिर हम अपनी क्लास चालू करते हैं बिना समय गवाए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं रेड लेटर डे, ये क्या है बताओ, रेड लेटर डे, इस पूरे को, यह एक क्या है, रेड लेटर डे। इसको आपको कैसे लर्न करना है,
किस तरीके से आप लर्न करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आ रेड लेटर डे एक आइडियम्स है कि फ्रेजेस है। चूंकि एग्जाम पहले में ये पेपर में आपके ये नहीं पूछेगा कि आइडियम्स ये कौन है, फ्रेजेस कौन है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो गया एक बार, तो आपको ठीक है जल्दी जल्दी लर्न होने लगेंगे, आपकी लर्निंग प्रोसेस और डेवलप होगी। नहीं तो मैं क्या डायरेक्ट क्लास करके डायरेक्ट लर्न करवाने लगता, लर्न हो भी जाती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको क्लियर करने के बाद आपको और आपका माइंड खुलेगा, आपकी ठीक है आपकी जो ठीक है कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होगी, और लर्निंग प्रोसेस स्पीड लर्निंग प्रोसेस बहुत ही तेज हो जाएगी, आपकी सीखने की क्षमता और बढ़ेगी, या आप इसके अलावा और कुछ चीज़ सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी सीखने लगेंगे। तो आ रेड लेटर डे क्या है? आ रेड लेटर डे इसका मतलब है ये ठीक है इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आ रेड लेटर डे एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो यह क्या है, एक फ्रेजेस है, लेकिन ठीक है आ रेड लेटर डे यह एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, शब्दों का एक पूरा समूह है। यदि आप इसे एक साथ लें तो यह क्या बन जाएगा, आडियम्स। तो ये क्या है, आडियम्स है। समझ में आया? आ रेड लेटर डे मतलब एक शब्दों का समूह, जिसे यदि एक साथ लें तो इसका मतलब क्या निकलता है, महत्वपूर्ण दिन। मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, यदि एक साथ लें तो इसका अर्थ निकलेगा महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डे। यदि इसे अलग अलग लें तो क्या निकलेगा, लाल पत्र दिन। आपको अलग अलग आप ठीक है, अब आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन आडियम्स है कौन फ्रेजेस है, आपको बस लर्न करने से मतलब है, तो मैं आपको लर्न करवाता हूँ। आ रेड लेटर डे लाल पत्र का दिन। आप बस अब लर्न करना चालू कर दीजिए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल फ्री और बिल्कुल चिल्ल हो जाइए। ठीक है, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, एक बार गहरी सांस लीजिए फिर छोड़िए। ठीक है, तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आ रेड लेटर डे एक ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है कि ठीक है अब कौन क्या है, चूंकि मुझे समझाना था तो समझा दिया। अब मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ आपको वैसे लर्न करना है, आपको अपने आप ही लर्न होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं 22 आपको क्लास में ही लर्न करवाऊंगा। आ रेड लेटर डे ठीक है, आपको इसमें याद क्या रखना है, आ रेड लेटर डे रेड लेटर लाल पत्र। लाल पत्र जैसे ही आपके माइंड में आया तो आपको क्लिक करना चाहिए एक महत्वपूर्ण दिन, मतलब एक लाल पत्र आया है ठीक है, जिसके बाद उस पत्र में क्या लिखा है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेड लेटर लाल पत्र मतलब महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, आपको माइंड में ये ध्यान रखना है कि रेड लेटर लाल पत्र महत्वपूर्ण दिन, रेड लेटर महत्वपूर्ण दिन इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, रेड लेटर महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि यदि ठीक है यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ओनली हिंदी वाला वर्ड उठाया है, क्योंकि फ्रेज आपने इंग्लिश में लिख कर नहीं बताई, तो इंग्लिश में कई प्रकार की फ्रेजें बन सकती हैं, जैसे मैं आपको किताब में बताऊं। ठीक है, जैसे ये है ठीक है, जैसे कि ये है आ रेड लेटर डे, तो मैंने अब डायरेक्ट क्या लिया है, महत्वपूर्ण दिन। मैंने ये क्यों नहीं लिया है समझाने के लिए, क्योंकि ध्यान रखना यदि आपको महत्वपूर्ण दिन, यदि आपको ओनली ये पता है कि इसमें से रेड लेटर डे इसमें से होता है कि महत्वपूर्ण दिन, तो आपको इंग्लिश में कुछ भी लिखा हुआ, क्योंकि उसका सेंस तो यही निकलना है कि इंपॉर्टेंट डे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। आप पढ़ लीजिए, अब ये पूरा पढ़ लीजिए, इस पूरे का सार यही निकलेगा महत्वपूर्ण दिन। तो ये करवाने से ज़्यादा कुछ फायदा है नहीं, तो मैं आपको ओनली हिंदी वाला वर्ड करवाऊंगा। आपको यदि इंग्लिश में करना है तो आप किताब में से भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी इंग्लिश दी हुई है। ठीक है, मैंने आपको ये हिंदी वाला वर्ड महत्वपूर्ण है, यदि आप हिंदी वाला करते हैं, हिंदी वाले के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस अलग से नहीं लिखे हुए हैं। यदि आपको पता है इसमें से होता है महत्वपूर्ण दिन, तो महत्वपूर्ण दिन के बारे में इस सेंटेंस में चर्चा की गई है, जैसे एन इम्पोर्टेंट डे या अ डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्दी और मेमोराइज, मतलब ऐसा दिन जो यादगार हो, मतलब महत्वपूर्ण दिन। जैसे अ वेरी स्पेशल डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, मतलब ठीक है बात महत्वपूर्ण दिन की ही की गई है, बस 3-4 सेंटेंस बना दिए हैं। ऐसे है एक है गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब ठीक है जिह्वा पर सरस्वती का वास, मतलब तुम्हारी बोलने की क्षमता, ठीक है वक्तृता की क्षमता, तुम्हारी बोलने की क्षमता, मीठा बोलना, उसे वो क्या बोलते हैं, ठीक है अच्छे एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, मतलब अच्छे से बोलना, अच्छे तरीके से बोलना, जी पर सरस्वती का वास, मीठा बोलना। या टॉक्स वेल एंड परसुएडली,
ठीक है। टॉक्स मीन्स अच्छे तरीके, टॉक्स बातें करना, वेल एंड परस्यूएबली मतलब बढ़िया तरीके से। तो इस हिंदी वाले सेंटेंस का सारी इसमें लिखा होता है, तो आपको ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपको हिंदी में बताए कि इसका क्या अर्थ है तो आप ये आसानी से कर लोगे। जैसे है अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है लोहे की, ठीक है, चने चबाना, बहुत ही मुश्किल काम करना, मतलब डिफ़िकल्ट काम करना। अब देखना इंग्लिश में क्या लिखा, डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और सॉल्व, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व मतलब, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट समस्या का समाधान करना, मतलब लोहे की चने चबाना मुश्किल काम है। अ टफ चैलेंज क्या है, एक मुश्किल काम है, आप मुश्किल काम ध्यान रखिए। अ डिफ़िकल्ट पर्सन मतलब एक, ठीक है, कठिन काम है कठिन व्यक्ति के लिए। तो इस इंग्लिश वाले अर्थ का क्या निकलता है, हिंदी से ही लिया गया है, इसलिए अब मैं आपको हिंदी करवाऊंगा, इंग्लिश में साथ साथ करवाते जाऊंगा, या फिर आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। यदि आपके पास किताब है तो आप किताब के सहारे, चूंकि मैं इसकी पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल विष्णु वोकेबलरी स्पेशल नाम से है, जो उस पर शेयर कर दूंगा, तो आपको जैसे इंग्लिश में करना है तो कर सकती है, नहीं तो मैं सबसे पहले आपको मेरे साथ हिंदी में इसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में लर्न कर लेना है। हिंदी में आप लर्न कर रहे हैं तो इंग्लिश वाला आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि जो आप पेपर देंगे उसमें इंग्लिश में ही लिखा रहेगा ऑप्शन। जैसे एक क्वेश्चन दिया अ रेड लेटर डे, एक महत्वपूर्ण दिन, और उसके एग्जाम्पल जो 4 ऑप्शन दिए होंगे वो इंग्लिश में दिए होंगे, लेकिन यदि आपको हिंदी का पता है तो आप इंग्लिश वाले आसानी से कर लो। जैसे आपको पता है पेपर में दिया अ रेड लेटर डे, और ऑप्शन दिए अ इम्पोर्टेंट डे, या फिर ऐसा डे, ठीक है, या फिर ऐसा दिन जिस जो पूरा अच्छे तरीके से गुजरे, मतलब 3-4 प्रकार ऐसे ऑप्शन बना दिए होंगे, तो आपको डायरेक्ट वो चुनना है जिसमें एक इम्पोर्टेंट डे लिखा हो, या फिर इम्पोर्टेंट डे महत्वपूर्ण दिन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो, आपको उसको टिक कर देना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इम्पोर्टेंट से चारों ऑप्शन में से 2 एक से एक साथ दे दे, 2 एक से दे दे, या 3 एक से दे दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा जो इम्पोर्टेंट डे है उसका एक ही ऑप्शन दिया होगा। रेड लेटर डे, ठीक है, रेड लेटर इम्पोर्टेंट डे महत्वपूर्ण दिन। सेकंड है गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, मतलब गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट मतलब, ठीक है, गिफ्ट सरस्वती, आप गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे गिफ्ट भगवान के द्वारा गिफ्ट दिया गया है कि हम लोग अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, जीव पर अपनी सरस्वती का वास है, ठीक है। गिफ्ट किसके द्वारा, सरस्वती माता ने गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट दिया है अच्छे तरीके से बोलने का, तुम्हारी वाक्पटुकता की क्षमता, जीवा पर सरस्वती के वास्ते तुम्हारी बोलने की क्षमता, गिफ्ट भगवान का दिया, ठीक है। गिफ्ट क्या मिला है अपन को, ठीक है, जीव पर सरस्वती के बाद सही तरीके से बोलना, आपकी आवाज़ सुरीली होना। गिफ्ट मतलब सुरीली आवाज़, आप ऐसे याद रख सकते हैं। रेड लेटर, ठीक है, रेड लेटर इंपॉर्टेंट डे महत्वपूर्ण दिन। गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट किस चीज़ का दिया गया, अच्छे तरीके से बोलने का। अ हार्ड नट टू क्रैक, एक हार्ड नट टू क्रैक है, मतलब हार्ड नट मतलब हार्ड डिफिकल्टीज, ठीक है, लोहे के चने से कोई मुश्किल काम करना, हार्ड नट टू क्रैक। यदि तुम एक हार्ड नट है, एक नट है किसी भी चीज़ का, गाड़ी का या किसी अन्य चीज़ का जो नट है वो कितना कड़क होता है, मतलब उसे दबाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना बहुत ही मुश्किल काम करना। यदि आप एक हार्ड नट को दबाते हैं या उसे तोड़ते मरोड़ते हैं एक नट को, तो ये क्या है, एक मुश्किल काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत ही मुश्किल काम करना, लोहे की चने चबाना। अगला वर्ड आता है अ वाइल्ड गूज चेस मिस निरर्थक खोज, या फिर अ वाइल्ड गूज चेस मिस निरर्थक खोज, किसी भी चीज़ की ऐसी चीज़ जो मिलना असंभव हो और आप उसे खोज रहे हैं, आप उसे सर्च कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अ फटाइल सर्च। अ फटाइल FUTIL, फटाइल सर्च मतलब निरर्थक खोज, निरर्थक प्रयास, उसे खोजने से कोई फायदा नहीं है। वाइल्ड गूज चेस है मतलब ऐसी चीज़ जिसे खोजने से कोई फायदा नहीं है, उसे मिलना असंभव, उसे बोलते हैं निरर्थक प्रयास। अब वाइल्ड गूज चेस, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, चेस, ठीक है, जैसे आप चेस खेलते हैं तो चेस, ठीक है, चेस असंभव है, चेस असंभव है आपको, ठीक है, लर्न करना है। आप कैसे भी लर्न कीजिए, आपको लर्न करना चाहिए तो चाहे माइंड को बेवकूफ़ बनाइए, कुछ भी, आप कोई भी वर्ड लीजिए माइंड में बैठा रहिए और उस तरीके से सेंटेंस को लर्न रखिए। जैसे आपको इसमें लर्न रखना है रेड लेटर मतलब इम्पोर्टेंट ड्यू, गिफ्ट क्या गिफ्ट दिया हुआ है,
बोलने की कला, अपने बोलने की क्षमता को। हार्ड नट है। अब हार्ड नट को, एक नट है जो कि हार्ड है, आप उसे दबाएंगे मरोड़ोगे तो ये क्या, एक डिफिकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम। तो क्या है, मुश्किल काम। अब वाइल्ड गुड चेस। अब चेस, अब तुम चेस, चेस ध्यान रखना, जो चेस आप एक गेम होता है चेस का, आप उसे याद रख सकते हैं, वह असंभव है, उसे खोजना है, उसे खेलना असंभव है। तो बोलते हैं निरर्थक खोज, मतलब जो मिलना संभव हो। एक वर्ड है फेस द म्यूजिक, एक वर्ड है फेस द म्यूजिक, क्योंकि किए का परिणाम भुगतना, जो आपने गलती की है, या बचपन में गलती की है, या वर्तमान में गलती की है, उसका परिणाम भुगतना, उसे क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक। आप इसे ऐसा, आप डायरेक्ट यूज, ठीक है, फेस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सामना करना, म्यूजिक का सामना करना, मतलब आप म्यूजिक का सामना कर रहे हो, आपको म्यूजिक के सामने खड़ा कर दिया गया है और आप उसका सामना कर रहे हो, मतलब आप किए का परिणाम भुगत रहे हो, आपको इस सजा मिली है कि म्यूजिक के सामने आपको खड़ा कर दिया। फेस द म्यूजिक, फेस में सामना करना, म्यूजिक, आप ऐसे याद रख सकते हो, म्यूजिक का सामना करना, मतलब किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना, जो आपने गलती की है, अन्य चीज की है। अगला वर्ड आता है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, जो मतलब क्या है, कभी कभार, ऐसा काम या ऐसी घटना जो कभी कभार ही घटित होती है, रेयरली घटित होती है, मतलब ऐसा काम, ठीक है, जो रोज ना हो, कभी कभार हो, इनफ्रीक्वेंटली, रेयरली, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, आप ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, ब्लू मून, नीला चंद्रमा हमेशा नहीं निकल सकता, कभी कभार ही निकलता है, रेयरली, इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है, कभी कभार निकलता है, ठीक है। तो नीला चंद्रमा कभी कभार ही निकलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, ऐसी चीज जो कभी कभार हो, रेयरली। अगला वर्ड आता है टू बी अंडर द वेदर, मतलब बीमार होना, आप ऐसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, टू बी अंडर द वेदर, वेदर में मौसम, ठीक है, मौसम के अंडर में होता है नीचे, वेदर में होता है मौसम, मौसम के नीचे, आप मौसम के नीचे हैं, मतलब मौसम से आप दबे हुए हैं, बीमार हैं, अंडर द वेदर, आप इस वर्ड से आप इसको लर्न कर सकते हैं, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब मौसम के नीचे आप बीमार हैं, बीमार होना। टू स्मेल आ रेड, टू स्मेल आ रेड, अब इसे, टू स्मेल आ रेड मतलब दाल में कुछ काला लगना, संदेह होना, डाउट होना, ठीक है। जैसे आपने कहावत सुनी हुई है कि मुझे कुछ, ठीक है, टू स्मेल आ रेड, मुझे कुछ चूहे की स्मेल आ रही है, या फिर एक चूहा है जो कि मर गया और उसकी स्मेल आ रही है, तो सभी लोगों को डाउट लग रहा है कि ये चूहे की ही स्मेल है क्या, या किसी अन्य चीज की। स्मेल आ रेड कंफर्म नहीं है कि ये है रेड की ही, ठीक है, चूहे की ही स्मेल है, मतलब दाल में कुछ आपको काला लगता है। गेट लगा दो, ठीक है। टू स्मेल आ रेड मतलब दाल में काला होना, संदेह होना, फिक्स नहीं है, आपको डाउट है। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक वर्ड है आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज, आकस्मिक घटना, ठीक है। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब ऐसी चीज जो आपको, ठीक है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी आपको उम्मीद ना हो कि वह कब घट जाए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक घटना। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड कुछ भी, ठीक है, घटना घटित होना जिसकी आपको उम्मीद ना हो। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड। बीट अराउंड द बस मतलब, ठीक है, एक वर्ड है, को आवाज हुई कितने, दो हैं, तीन जने, बड़ी बात है। ठीक है, थोड़ी मेरी मम्मी को थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था। अगला है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जिसकी उम्मीद ना हो वह घटित होना। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, आकस्मिक घटना।
बीट अराउंड द बस, घुमा फिरा कर बात करना, मतलब जो पॉइंट की बात है उसे छोड़कर अन्य बातें में, ठीक, अन्य बातों में फंसाना, घुमा फिरा कर बात करना। बीट अराउंड द बस, आप इसे कैसे लर्न सकते हैं, इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, उसने बस से मुझे चारों ओर घुमाया, मतलब ठीक है भाई, उस सही स्थान पर नहीं ले गया जहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते थे, घुमा फिरा कर ले गया। बीट अराउंड द बस, मतलब बस से घुमा फिरा कर ले गया, ठीक है, घुमा फिरा कर बात करना, डायरेक्ट उस पॉइंट की बात नहीं करना। बीट अराउंड द बस, घुमा फिरा कर बातें करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना, ठीक है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट एक वर्ड है जिसका मतलब है खुद की तारीफ करना। आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, ऑन ट्रम्पेट, ऑन ट्रम्पेट एक वर्ड है जिसका मतलब है, ठीक है, खुद के मुंह में मिट्ठियाँ होना, खुद के मुंह में मिट्ठू होना, खुद की तारीफ स्वयं करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ स्वयं करना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। क्योंकि 11 हो गए हैं, 11 के बाद 12, 13, 14 मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे, क्योंकि मुझे ये समझाना था इसलिए मैंने वो मिटा दिए। तो फिर अब मैं ये मिटा देता हूँ और वो लिख देता हूँ, उसके बाद फिर ये करता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूँ कि ये पहले 5 समझा दूँ, फिर जो बचे हैं 12 से लेके, ठीक है, 16 तक, 17 तक, वो फिर मैं दोबारा लिख के दोबारा समझा देता हूँ। अगला है बरी दा है चेट, बरी दा है चेट में से होता है झगड़ा खत्म करना, मतलब जो आपका विवाद हुआ है उसे निपटाना और ठीक है फिर से फ्रेंडशिप में आना, झगड़ा खत्म करना। बरी दा है चेट, आप इसे ठीक है बरी से याद रख सकते हैं। जैसे ही आपको ठीक है बरी का पैकेट मिला और आपने झगड़ा खत्म कर दिया, मतलब दुकान पर बरी का पैकेट नहीं मिल रहा था, ठीक है, बरी का पैकेट मिला, झगड़ा खत्म, बरी झगड़ा खत्म, ठीक है। बरी का पैकेट आपने देखा ही होगा, 10 रुपए का आता है जो कि किराने की दुकान पर मिल जाएगा। बरी का पैकेट मिला, आपने झगड़ा खत्म किया। बरी द हैचेट, झगड़ा खत्म करना, बरी मिली और झगड़ा खत्म। कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब ऊट पटांग बातें करना, ठीक, अनएक्सपेक्टेड कोई भी बातें करना जिसका कोई अर्थ ही ना हो। कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है, मुर्गा और कॉक में मुर्गा, बुल में सांड, मुर्गा और सांड, मुर्गे और सांड का क्या कोई मिलन है, आप मुर्गे और सांड की बात कर रहे हैं, मतलब कैसे ऊट पटांगे बातें कर रहे हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब ऊट पटांगे बातें करना, ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक और मुर्गे और बैल की क्या कोई स्टोरी हो सकती है कि क्या होगा, नहीं, ऊट पटांगे बातें नहीं करो, ऊट पटांग बातें करना, कॉक एंड बुल स्टोरी। एक अगला वर्ड है गेट आउट ऑफ हैंड, जिसका मतलब क्या है, हाथ से, गेट आउट ऑफ हैंड, हैंड में से हाथ, आउट में से बाहर, गेट में से निकलना। एक वर्ड है गेट आउट ऑफ हैंड, मीन्स हाथ से बाहर निकलना, मतलब बेकाबू होना। जैसे एक पेरेंट्स हैं, उसके 2 बच्चे हैं और वो माता पिता की बात नहीं मानते, मतलब वो हाथ से निकल गए हैं और पेरेंट्स से बेकाबू हो गए हैं। अब पेरेंट्स के काबू में नहीं है, बेकाबू हो गए हैं, हाथ से बाहर निकल गए हैं। सोते हाथ से बाहर निकलना, बेकाबू होना, गेट आउट ऑफ हैंड। एक अब इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, हाथ इसे, ये तो बहुत ही ईजी है, गेट आउट ऑफ हैंड, हैंड मीन्स हाथ, आउट मीन्स बाहर, हाथ से बाहर निकलना मतलब बेकाबू होना। एक अगला वर्ड है इन द सेम बोट, मतलब ठीक है, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। इन द सेम बोट मतलब एक ही 2 व्यक्ति हैं, जैसे वो एक ही समस्या से घिरे हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसको कोरोना हो गया है, दूसरा व्यक्ति उसे भी उसी समस्या, मतलब उसे भी कोरोना हो गया। एक व्यक्ति है जिसे डेंगू हो गया है, तो दूसरे व्यक्ति उसे भी डेंगू हो गया है। एक व्यक्ति जो बहुत ही मुसीबत में है, जैसे उस पर कर्ज है, तो दूसरा व्यक्ति उस पर भी कर्ज है, मतलब सेम प्रॉब्लम होना, सेम समस्या होना। इन द सेम बोट, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक सी, ठीक है, एक सी कठिन समस्या होना, इन द सेम बोट। अब इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, सेम बोट से, सेम बोट सेम समस्या, सेम बोट सेम समस्या, ठीक है, सेम बोट सेम समस्या। अगला वर्ड आता है लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब है खून पसीना एक करना, ठीक है, बहुत ही अत्यधिक मेहनत करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। लीव नो स्टोन अनटर्न, आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है, नो स्टोन से, स्टोन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पत्थर, नो स्टोन मतलब नो पत्थर, ठीक है, नो स्टोन नो पत्थर, मुझे पत्थर से नहीं खेलना है, बहुत ही
ठीक है, खून पसीना एक करना है, मुझे अत्यधिक परिश्रम करना है, अधिक मेहनत करना है। नो स्टोन से आप लर्न कर सकते हैं। नो स्टोन मतलब ठीक है, स्टोन पत्थर से नहीं खेलना। पत्थर जो फेंकने वाले होते हैं, पत्थर से खेलने वाले, वो खून पसीना एक नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, नो स्टोन मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब ठीक है, पत्थर से नहीं खेलना है। स्टोन आ जाए तो मतलब पत्थर, और पत्थर से नहीं खेलना, खून पसीना ये करना, अत्यधिक मेहनत करना है। 1 मिनट थोड़ा तो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। रेड लेटर डे, रेड लेटर मतलब इम्पोर्टेंट डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। गिफ्ट ऑफ द गियर, गिफ्ट किसका दिया गया? सरस्वती माता, अच्छे तरीके से बोलने का। ठीक है, अच्छे तरीके से बोलने का। जी पर सरस्वती की आवाज़ है, मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़। हार्ड नट टू क्रैक, एक नट है जो कि कठोर है, एक नट है जो कि कठोर है, आप उससे मरोड़ नहीं सकते या उसका आकार नहीं बदल सकते, आप उसे मरोड़ रहे हैं मतलब डिफिकल्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, लोहे की चने चबा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं आप। हार्ड नट। वाइल्ड गुड चेस, ठीक है, चेस। आयुष तुम्हें थोड़ी मान नहीं सक रहे। वाइल्ड गूज चेस, ठीक है, आप इसे चेस से याद रख सकते हैं। चेस, आप चेस खेल रहे हैं मतलब ठीक है, निरर्थक खोज, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। चेस, जैसे ही आपके माइंड में चेस आया, आपको क्या ठीक है क्या क्लिक करना चाहिए? चेस मतलब ठीक है, निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास। चेस, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा चलो चेस खेलने चलते हैं, निरर्थक है, उसे आपको क्या कहना है? कोई फायदा नहीं, निरर्थक खोज है, निरर्थक प्रयास है, उसको करने से इससे बढ़िया और कुछ खेल लो या और कुछ पढ़ लो। चेस मतलब निरर्थक खोज है, निरर्थक प्रयास। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना करना मतलब कि ये का परिणाम भुगतना। आप म्यूजिक का सामना कर रहे हैं मतलब आप जो आपने गलती की है उसका परिणाम भुगत रहे हैं। फेस द म्यूजिक, कि ये का परिणाम भुगत रहे हैं जो आपने गलती की है। एक है वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून नीला चंद्रमा कभी कभार ही निकलता है, रेयरली निकलता है, इनफ्रीक्वेंटली। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून जो कभी कभार निकले, रेयरली। टू बी अंडर द वेदर, ठीक है, वेदर मीन्स मौसम, अंडर मीन्स नीचे, मौसम के नीचे। जो मौसम के नीचे वह क्या है? बीमार व्यक्ति है। मौसम के नीचे, मौसम ने उसे दबा रखा है, बीमार है, ठीक, अनहेल्दी है। टू बी अंडर द वेदर मीन्स अंडर द वेदर, बीमार होना, बीमार व्यक्ति। टू स्मेल आ रैट, उसे ठीक है एक चूहे की खुशबू आ रही है, मतलब वह कंफर्म नहीं है चूहे की ही है कि नहीं, मतलब वह कैसा है? डाउट में है, उसे कुछ दाल में काला लगता है, ठीक है, उसे संदेह, डाउट में है वह। टू स्मेल ए रैट, अब उसे ठीक है डाउट है कि वह रैट की खुशबू है कि और कुछ जानवर या पशु की। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ऐसी घटना जिसे आपको उम्मीद ना हो जो घट जाए। आप इसे कैसे लर्न सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं? ब्लू मीन्स बिल्ली, बिल्ली ने बोल्ड कर दिया। आपको क्या कभी ये सुनने को मिल सकता है कि बिल्ली ने एक खिलाड़ी या किसी व्यक्ति को मतलब किसी खेल में बोल्ड कर दिया? बोल्ड का मतलब आप लोग जानते होंगे, चूंकि आप लगभग बहुत से व्यक्ति हैं जो मैच देखते हैं। आप ऐसा कभी सुन सकते हो कि बिल्ली ने बोल्ड कर दिया? मतलब क्या, एक अनएक्सपेक्टेड बात है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, ठीक, आकस्मिक घटना जो कभी कभार हो जाए, रेयरली आप सुन सकते हैं। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ब्लू ने बोल्ड किया, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड घटना, आकस्मिक घटना जिसकी कोई उम्मीद ना हो। बीट अराउंड द बस, बस ने चारों ओर घुमाया, ठीक है, मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। बस वाले ने चारों ओर घुमाया, ठीक, अराउंड द बस घुमा फिरा कर, ठीक है, चारों ओर घुमाया, घुमा फिरा कर बातें करना, पॉइंट पर ना आना। ब्लो, ठीक है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ऑन ट्रम्पेट मतलब ठीक, ऑन में सपनी, ट्रम्पेट में आप ऐसे लाने कर सकते हैं। ऑन ट्रम्पेट में खुद की तारीफ करना, अपने मुंह में मिठियाँ होना। ऑन ट्रम्पेट में खुद की तारीफ स्वयं करना। बली द हैचेड, बली मिली, ठीक है, बली का पैकेट मिला और उसने झगड़ा खत्म किया। एक बली के पैकेट की वजह से ठीक है आपका झगड़ा चल रहा था कि बली का पैकेट कौन लाएगा, मिला कि नहीं, मुझे बली का पैकेट चाहिए। बली का पैकेट मिला उसे, जो सब्जी बनती है बली की,
और आपने झगड़ा खत्म किया। बरी द हैचेट झगड़ा खत्म करना, बरी झगड़ा खत्म करना। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक मुर्गे और ठीक है बैल की स्टोरी, ऊट पटांग बातें नहीं है जी, मतलब ऊट पटांग बातें करना बेमतलब की जिसका कोई अर्थ ना निकले। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर निकलना, जो हाथ से बाहर निकल रहा है क्या है, बेकाबू है। माता पिता के यदि 2 बच्चे हैं वो उसके हाथ से बाहर निकल रहे हैं, मतलब बेकाबू रहे हैं, उनके काबू में नहीं है। इन द सेम बोट, ठीक है, सेम बोट सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, सेम बोट मतलब सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक सी उन्हें समस्या है। इन द सेम बोट और सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक सी समस्या में होना, ठीक है, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक सी समस्या में होना। लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न, स्टोन पत्थर, ठीक है, पत्थर फेंकने वाला कभी भी दिन दुगनी रात चौगनी या कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। स्टोन पत्थर, ठीक है, जो पत्थर फेंकते रहते हैं उन्हें कुछ काम नहीं है, वो कभी, जो पत्थर फेंकने वाले हैं वो क्या, मतलब एक तालाब के पास एक व्यक्ति हैं जो कि उठलुआ हैं जिन्हें कुछ काम नहीं है और तालाब में पत्थर फेंकते रहते हैं। अब ये पत्थर फेंकने वाले क्या कभी कठिन परिश्रम कर सकते हैं? तो आपको स्टोन से ध्यान रखना है। स्टोन मतलब कठिन परिश्रम करना और दिन दुगनी रात चौगनी करना, खून पसीना एक करना। तो ठीक है, 11 के बाद डायरेक्ट मैंने 18 से स्टार्ट कर दिया है, तो 12 से लेकर 17 तक मैं इसको मिटाने की बात करवाता हूँ। ओके, ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक 11 तक लिखे थे और 11 के बाद मैंने 18 से लेके 22 तक करवा दिए थे। चूंकि जो यहाँ से यहाँ पर लिखे थे 12 से लेकर 17 तक वो मैंने मिटा दिए थे, क्योंकि मुझे वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस में डिफरेंस बताना था, इसलिए मैंने ये 6 सेंटेंस यहाँ से मिटा दिए थे जो मैं इसकी अब करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चालू करते हैं। एक है वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनियमित रूप से, ठीक है, इरेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, आप ठीक है ऐसा काम जो आप रेगुलर नहीं करते हैं, अनियमित रूप से, मतलब ठीक है एक दिन किया 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन किया, फिर 4-5 दिन छोड़ दिया, या फिर एक दिन किया 1 दिन छोड़ दिया, 1 दिन किया 1 दिन छोड़ दिया। आप नियमित नहीं करते, अनियमित रूप से, इरेगुलरली, अनस्टडी। ठीक है, चूंकि मैंने इंग्लिश वर्ड क्यों लिए हैं उनमें नहीं लिए थे, आपको समझाने के लिए कि इंग्लिश वर्ड इस जो हिंदी मीनिंग है इसी से बनाया गया है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, मतलब जो इरेगुलर है। यदि आपको हिंदी में इसका मतलब हिंदी में पता हो बाय फिट्स एंड स्टार्ट जिसका मतलब होता है अनियमित रूप से, तो आप क्या, यदि पेपर में आया तो ऑप्शन में लिखा इरेगुलरली, तो अब इरेगुलरली नहीं लगा सकते, जिसका मतलब होता है अनियमित रूप से। इरेगुलरली अनस्टडी, इन दोनों का मतलब क्या होता है? अनियमित रूप से, जो रेगुलर नहीं करता। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब आप इसे लर्न कैसे रख सकते हैं? ठीक है, फिट रहना, ठीक है, हेल्दी, फिट एंड स्टार्ट। आप हेल्दी रहना रोज स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप हेल्दी, फिट और स्टार्ट आप इसे लर्न कर सकते हैं फिट और स्टार्ट से। आप फिट रहना, ठीक है, फिट रहने के लिए आप डेली कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, आप फिट रहना नहीं चाहते, ठीक है, फिट स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से आप, ठीक है। यदि आपको फिट रहना है तो आपको कुछ भी रेगुलर करना पड़ेगा, रोज, डेली, कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार, यदि आपको फिट रहना है, ठीक है, और कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना है तो उसे भी आपको रेगुलर करना पड़ता है। आप डायरेक्ट ओनली फिट्स से लर्न कर सकते हैं, या फिर फिट्स मतलब फिट रहने के लिए डेली काम करना है, आप अनियमित नहीं रह सकते, रेगुलरली, अनियमित रूप से। बाय लीप्स एंड बाउंड जिसका मतलब क्या है? ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से, ठीक है। एक वर्ड है बाय लीप्स एंड बाउंड जिसका मतलब क्या है? दिन दुगनी रात चौगनी, और एक है, ठीक है, और एक है, ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, 2 आइडियम्स हैं, एक है बाय लीप्स एंड बाउंड और एक है अभी मैंने जो करवाया था
जो कि क्या था, जो कि लगभग शायद 22वां सेंटेंस था। वो क्या था कि ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न, स्टोन स्टोन पत्थर फेंकने वाला, ठीक है, कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। स्टोन से ध्यान आया, मैंने आपको करवाया था, जो तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, पत्थर फेंकने वाला। दिन दुगनी रात चौगुनी, कठिन, ठीक है, कठिन परिश्रम करना, उसी की तरह दोनों एक सही है, बाय लीव्स एंड बाउंड। या फिर ठीक है, लेफ्ट नो, लीव नो स्टोन अनटर्न, दिन दुगनी रात चौगुनी करना, बहुत तेजी से कठिन परिश्रम करना। थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर हाल में, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, ये तो बात ये सुनिए। थ्रू थिक एंड थिन हर हाल में मतलब ऐसी चीज जो आपको करनी करनी है, अब जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है, फिक्स है, इनइविटेबल, इरिवोकेबल। अब जो मैंने वर्ड बोले आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स ध्यान है, मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम में करवाए थे, मतलब ऐसी चीज जो अनिवार्य है, करनी करनी है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। उसी से है ये, उसी से सेंटेंस है, थ्रू थिक एंड थिन हर हाल में। इसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस पता है क्या बना दिया, हर हाल में ऐसी चीज जो करनी करनी है। अब यदि आपको इसका मतलब है, इस ये पता है कि थ्रू थिक एंड थिन में होता है हर हाल में ऐसी चीज जो करनी करनी है हर हाल में, तो आप ये सेंटेंस पढ़ के क्या ऑप्शन में टिक नहीं लगा सकते। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, परिस्थितियां, ठीक है, सभी परिस्थितियों में सपोर्ट, ठीक, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस मतलब सभी, ठीक है, सभी जो परिस्थितियां उसके नीचे होना, मतलब वो जो सभी परिस्थितियां उसको आपको देखना ही देखना है, समझना है, उसे सॉल्व करना है। सपोर्ट अंडर और सभी परिस्थितियों में सपोर्ट करना है, सहायता देना है। टू टर्ना डीफ ईयर मतलब टू टर्ना डीफ ईयर, कान पर जूना रेंगना, ठीक है, बात को अनसुनी करना, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति, एक पिता है, उसका एक बेटा है, पिताजी चिल्ला रहे हैं बेटा मेरा चश्मा उठा कर लाना, और बेटा सुन रहा है, लगा है मोबाइल चला रहे, सुन रहा है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, बात को अनसुनी कर रहा है, उसके कान पर कोई जू ना रेंगना है कि पिताजी चश्मा मंगा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, कान पर जू ना रेंगना, मतलब डिसरिगार्ड, ठीक है, डिसरिगार्ड मतलब उसकी बात को, ठीक है, उसके अनुसार पिता की आज्ञा का पालन न करना, या फिर किसी के डिसरिगार्ड मतलब अपोजिट होना, कुछ भी कह सकते हैं। रिफ्यूज टू ओबे, ओबे में आज्ञा, रिफ्यूज में मना करना, ठीक है, किसी की आज्ञा मानने से मना करना, मतलब कान पर जूना रेंगना, बात को अनसुनी कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। टू टर्ना डीप है, अब इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, ईयर से, ईयर मतलब कान, कान से आप लर्न कर सकते हैं, कान पर जूना रेंगना मतलब बात को अनसुनी करना। टू टर्ना डीप ईयर, ईयर में कान पर जूना रेंगना, बात को अनसुनी करना। एट द 11th आवर, सबसे बेहतर तरीका है 11th आवर, ये बहुत ही ईजी सेंटेंस है, आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, 11th आवर, यदि 11th आवर 11 घंटे हो गए तो जो 12, ठीक है, 11 घंटे हो गए, अब कौन सा, बहुत ही लास्ट मोमेंट, ठीक है, बिल्कुल आखिरी मौके पर आप पहुंच गए, 11th आवर हो गए, बस 12वां बचा, ठीक है, 11 घंटे हुए और बिल्कुल आखिरी मौके पर पहुंच गए, वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है, वेरी लास्ट मोमेंट या फिर आखिरी मौके पर, ठीक है, बिल्कुल लास्ट मौका है आपका, ठीक है, 11 घंटे निपट गए, 1 घंटा बचा है बॉडी, ठीक है, आखिरी मौका, सीधी बात, एट द 11th आवर 11 घंटे हो गए, अब इस आपके पास आखिरी मौका मतलब वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी पल। ब्रेक द आइस मतलब, ब्रेक द आइस मतलब, ठीक है, चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना मतलब आप जो शांत रहते थे अब शांत रहना बंद कर दिया आपने, ठीक है। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, बोलना शुरू करना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, किसी से बातचीत शुरू करना, किसी से बोलना शुरू करना। चुप्पी तोड़ना मतलब जो आप शांत रहते थे उससे शांत नहीं, अब शांत नहीं है, आप बोलने लगे, किसी से बात करना शुरू कर दिया। ब्रेक द आइस, लर्न कैसे कर सकते हैं, आइस, ठीक है, ब्रेक द आइस, आप इसे कैसे भी लर्न कर सकते हैं, ब्रेक द आइस, ठीक है, आपने आइस बर्फ को ब्रेक किया, कैसे भी आप डायरेक्ट या फिर चुप्पी तोड़ना से लर्न कर सकते हैं। ब्रेक द आइस में चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना मतलब जो चुप रहते थे उसे तोड़ दिया, अब आप बोलने लगे हैं, चुप्पी तोड़ना में स्टार्ट है कन्वर्सेशन, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी चली गई और मैं थोड़ा आज थक गया हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़े रिश्तेदार आ गए थे, तो वहाँ देखा और उसके जस्ट बाद में क्लास लेने आया हूँ। अब इसके बाद जाकर मुझे स्वयं पढ़ना है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना। आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितना परेशान हो रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं आप सभी लोगों के लिए। मुझे खुद पढ़ना है, मुझे मिनिमम
10 आवर 10 घंटे स्वयं को, ठीक है, SSC CGL की मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए 10 घंटे मुझे निकालने ही निकालने हैं, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ, क्योंकि 10 घंटे उसके लिए निकालने हैं। और कम से कम अभी 3 घंटे तो मुझे इस वीडियो कंप्लीट करने में लग जा सकते हैं, ठीक है। इसे बनाओ, फिर ये करो वो करो, इसे कंप्लीट करो, फिर ठीक अपलोड करो, चूँकि बहुत ही मेहनत लगती है। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज में लग जाता है टाइम, तो क्या करें अब, ठीक है। लेकिन मैं आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट परफेक्टली दूंगा, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और आपकी, ठीक है, क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, बंद करते हैं। ओके, धन्यवाद। लगा तो मैं थप्पड़